हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो जीआईसी मेंस के जो सिटी इंटीमेशन है वो हो चुका है और एग्जाम जो है आपका 30th ऑफ अगस्त को ही होना है। फिजिक्स के काफ़ी सारे लेक्चर्स मेरे देखने को आपको मिले होंगे। आज का जो लेक्चर है इसमें एटॉमिक फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जितने भी वीडियोज़ हैं होपफुली आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहे होंगे। कोई भी बच्चा अगर टेस्ट सीरीज अभी भी लेना चाहता है तो वो टेस्ट सीरीज ले सकता है। उसमें उनको सारे सॉल्यूशंस जितने भी अभी तक टेस्ट हो चुके हैं वो मिल जाएंगे। बाकी फुल लेंथ टेस्ट जो बचे हैं वो अभी भी वो दे सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, और वहां जाकर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और चाहे तो आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को कंटिन्यू करूं उसके पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हाँ जी, तो इस लेक्चर के अंदर हम कुछ 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बोहर पोस्टुलेट और जो हाइड्रोजन लाइक एटम है उसकी रेडियस के ऊपर होंगे, एनर्जी जो फाइंड आउट करते हैं उसके ऊपर होंगे, वेलोसिटी और स्पीड के रेशो के ऊपर होंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है बोहर पोस्टुलेट के अकॉर्डिंगली हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए उसकी nth बोहर रेडियस, nth ऑर्बिट के लिए रेडियस का एक्सप्रेशन और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंगली? बोहर पोस्टुलेट के अकॉर्डिंगली हमें ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन लाइक एटम को कंसीडर अगर हम करें जिसका की जो मास है, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है और चार्ज उसका माइनस ही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो माइनस में होगा, तो वो मान लेते हैं वो रिवॉल्व कर रहा है एक सर्कुलर ऑर्बिट में जिसकी रेडियस r है और एक न्यूक्लियस के अराउंड वो रिवॉल्व कर रहा है। न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो प्लस जेड है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर कौन रहते हैं? प्रोटॉन रहते हैं। तो यहाँ पर पहला जो सॉल्यूशन है उसमें मैंने मान लिया कि ये हमारे पास ये हो गया न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज है वो प्लस जेड ही है। इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं मैं। तो न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज है हमारे पास वो प्लस जेड ही है। तो ये हो गया न्यूक्लियस, और यहां पर बाहर कौन चक्कर लगा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। और यहां से सेंटर से और यहां तक की जो रेडियस है वो आर है। ठीक है, तो क्या लिख लेंगे हम? यहां लिख लेंगे कंसीडर a hydrogen like atom, consider a hydrogen like atom। एक हाइड्रोजन लाइक एटम हमने कंसीडर किया जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स जिनका मास m है और चार्ज e है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में जिसकी रेडियस r है उसमें रिवॉल्व कर रहे हैं, इन विच इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मास m एंड चार्ज E, चार्ज कौन सा? माइनस ई। ये चार्ज जो है वो कौन सा होगा? माइनस ई होगा। तो चार्ज माइनस ई रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं ऑफ रेडियस r and around the nucleus of charge plus z। तो ये दो चार्ज हो गए। अब दो चार्ज जब हो गए तो उनके बीच में क्या लगेगा? कूलम फोर्स लगेगा। तो देयर इज अ कूलम फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लगेगा? कूलम फोर्स। और वो कूलम फोर्स की वैल्यू क्या होती है? k q1 q2 अपॉन r²। तो k को हम लिखते हैं 1/4πε0। q1 जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी e, केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, और एक वैल्यू हो जाएगी हमारे पास जेड ई। तो ये हो जाएगा जेड² अपॉन r²। इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। क्या लिख दिया? इक्वेशन फर्स्ट। और ये जो कूलम फोर्स है, ये कूलम फोर्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि सर्कुलर फोर्स जो है उसके लिए कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अलग से नहीं आता है, हमारे पास जो अवेलेबल फोर्स होता है वही सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है ना। तो वी नो दैट
सर्कुलर मोशन इज ड्यू टू सेंट्रिपिटल फोर्स, सर्कुलर मोशन इज ड्यू टू सेंट्रिपिटल फोर्स। सर्कुलर मोशन जो है वो सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से होती है। देयरफॉर कूलम फोर्स therefore Coulomb force will provide or work like as necessary Coulomb force। तो यही कूलाम फोर्स की तरह काम करेगा, जो है सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह काम करेगा। कूलाम फोर्स बराबर हो जाएगा किसके? सेंट्रिपिटल फोर्स के। तो कूलाम फोर्स की वैल्यू आई हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर हो जाएगा कितना? ZE², है ना। यहां पर कितना बन जाएगा हमारे पास? ZE²। तो ये हो गया ZE²/R²। और यहां हमारे पास जो सेंट्रिपिटल फोर्स है, सेंट्रिपिटल फोर्स किसके बराबर होता है? mv²/r। सेंट्रिपिटल फोर्स किसके बराबर होता है? mv²/r। इसको लिखा मैंने इक्वेशन सेकंड, और यहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे v² की। तो v² की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो बनेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमें, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो यहां बचेगा ZE² और अपॉन r, ZE²/r। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? ये वेलोसिटी के स्क्वायर की वैल्यू आ गई। और यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब यहां पर हमें यूज करना है बोर्स पोस्टुलेट, और बोर्स पोस्टुलेट में उसका जो दूसरा जो है कि जो बोर्स पोस्टुलेट के अकॉर्डिंगली जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम h कट का इंटीग्रल मल्टीपल होता है ना। तो अकॉर्डिंग टू बोर्स पोस्टुलेट, अकॉर्डिंग टू बोहर्स पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम is integral multiple of h कट। h कट या इसको h बार भी बोलते हैं ना। तो यहां से हमारे पास ये आ जाएगा L इक्वल्स टू mvr, और ये आ जाएगा n h बार भी बोल लो, n h कट भी बोलते हैं। तो यहां से v की वैल्यू हो जाएगी n h बार, ये n लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है n। तो यहां से v की वैल्यू हो जाएगी n h बार अपॉन mr। तो ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी 3 नंबर। तो अब हम क्या करेंगे? जो 2 नंबर है और 3 नंबर है उनको हम इक्वेट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, तो v² की जो वैल्यू है उसमें हम ये रखेंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Z²E² अपॉन ये हो जाएगा mr इक्वल्स टू यहाँ बन जाएगा ये NH कट अपॉन mr, NH कट अपॉन mr, और उसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी r की, और r की जो वैल्यू बन जाएगी वो बन जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां से हो जाएगा n² h कट स्क्वायर अपॉन m और ZE²। तो ये तो हमारे पास जो सच में वैल्यू आती है बोहर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग वो है। अब यहां पर कुछ कांस्टेंट लिखा हुआ है। क्या कांस्टेंट है? कांस्टेंट है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद h कट स्क्वायर और ME², ये कांस्टेंट है। तो यहां पर मैं कंसीडर कर लूंगा लेट A0 इज इक्वल्स टू, A0 जो है वो हमने क्या मान लिया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट h कट स्क्वायर अपॉन ME²। तो इस सारे को हमने क्या मान लिया? A0 मान लिया, जो कि आगे चल के किसका काम करेगा? रेडियस का। और ये फंडामेंटल कांस्टेंट है, और इसकी जो डायमेंशन है वो किसके बराबर है? लेंथ के बराबर है। तो ये फंडामेंटल कांस्टेंट है, फंडामेंटल कांस्टेंट, और इसकी जो डायमेंशन है वो किसके बराबर है? लेंथ के बराबर है। एंड डायमेंशन इक्वल्स टू लेंथ डायमेंशन, और इसकी जो डायमेंशन है वो लेंथ की डायमेंशन के बराबर है।
और इसको हम आगे चल के बोहर्स रेडियस बोलेंगे और इसकी वैल्यू जो आती है 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग आती है। इसकी जो वैल्यू आती है 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग आती है। अब ये वैल्यू को अगर मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूं तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा, तो आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग, तो हमारे पास रेडियस का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा ए नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड, ए नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड। और फॉर हाइड्रोजन एटम, अगर मैं हाइड्रोजन एटम के लिए बात करूं, हाइड्रोजन एटम और कौन सी स्टेट में बात करूं, ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या हो गया, जो फर्स्ट बोहर ऑर्बिट है उसको हम ग्राउंड स्टेट बोलेंगे। तो फॉर हाइड्रोजन एटम एंड फॉर फर्स्ट बोहर ऑर्बिट एंड फॉर फर्स्ट बोहर ऑर्बिट एंड फॉर फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, तो उसके लिए क्या होगा, जेड की वैल्यू हो जाएगी 1 और एन की वैल्यू हो जाएगी 1। तो हमारे पास जो आर है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए नॉट, और ए नॉट का मतलब हो गया 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग, 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग। उसके बाद दूसरा में पूछा है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी किसके बराबर होगी, वेलोसिटी यहां से देखो ये किसके बराबर है, एन एच कट अपॉन एम आर। ठीक है, तो कौन सा है, थर्ड फॉर्मूला। तो फ्रॉम थर्ड वेलोसिटी है एन एच कट अपॉन एम आर। अब जो ये आर की वैल्यू निकाली मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देता हूं, तो ये हो गया एन एच कट, ये एम, आर में क्या है, आर में है हमारे पास ए स्क्वायर, ए नॉट स्क्वायर एन, ये है ए नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो एक एन से एक एन कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ बचेगा एच कट अपॉन एम ए नॉट, और यहाँ हमारे पास बचेगा जेड अपॉन एन। क्या बचेगा, जेड अपॉन एन। तो v इक्वल्स टू, ये हो गया एच कट अपॉन एम अपॉन ए नॉट और जेड अपॉन एन। तो ये हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। आगे चल के एच कट अपॉन एम ए नॉट की वैल्यू को आप लिखोगे 1/137, तो वहां से फिर ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें दो चीजें निकालनी थी पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, वो हमने फाइंड आउट कर ली। क्या क्या, एक तो हमें निकालनी थी रेडियस और दूसरा हमें निकालना था वेलोसिटी। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें बोला है फ्रॉम बोहर्स पोस्टुलेट फॉर अ हाइड्रोजन लाइक एटम डिटरमाइन द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड हेंस द टोटल एनर्जी। तो जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें हमें जरूरत पड़ने वाली पहले की, तो वो चीजें वापस से हम नहीं लिखेंगे, उनका यूज करेंगे हम यहाँ पर। अब तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी की बात करें, किसकी बात करें, काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी of the electron, kinetic energy of the electron in nth orbit, kinetic energy of the electron in nth orbit of hydrogen like atom, हाइड्रोजन लाइक एटम में काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ई के एन इक्वल्स टू 1/2 वी एन स्क्वायर। तो एन वी एन स्क्वायर की वैल्यू कहां से लाओगे, तो वो वैल्यू लाओगे आप यहां से वी स्क्वायर की 1/4πε0 जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो ये वैल्यू हम कहां रखेंगे, यहां पर रखेंगे। तो यहां से बन जाएगा 1/2m, ये बन जाएगा 1/4πε0, 1/4πε0 जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/8, तो ये हो जाएगा 1/8πε0। ठीक है, 1/8πε0। और वी एन की जब हमने वैल्यू निकाली थी तो उसमें आर भी था क्या, एक मिनट रुको, ये हमारे पास वी, तो वी स्क्वायर की वैल्यू में हमारे पास एम भी था ना, वी स्क्वायर की वैल्यू में हमारे पास एम भी है, वो एम मैंने नहीं लिखा है, अब लिख लो, वो छूट गया होगा गलती से। तो यहाँ जेड ई स्क्वायर था, यहाँ था एम, यहाँ पर एम और लगा लो आप, एम। तो यहाँ पर, हाँ यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एम और लिखो आप, तो यहाँ एम और लगाओ, तो यहाँ पर एम लगाया तो क्या कटेगा, यहाँ से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, ये होगा 1/8πε0 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। 8πε0 और जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी किसकी, काइनेटिक एनर्जी की। ठीक है, किसकी वैल्यू बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। और ये nth के लिए है तो यहाँ पर आर एन हो जाएगा, और इसको आप लिख दोगे इक्वेशन फर्स्ट। फिर हमें निकालना है क्या, पोटेंशियल।
पोटेंशियल जो निकालेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो नेक्स्ट हम लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, तो वो क्या हो जाएगी वी एन। ये क्या होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, तो के की जगह तो 1/4πε0, तो ये माइनस मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, साइन ले रहे हैं माइनस, और के क्यू वन क्यू टू, तो क्यू वन क्यू टू जेड ई और इंटू ई का मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा जेड ई स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड ई स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा आर एन। तो इसको लिखा हमने इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें क्या निकालनी है, टोटल एनर्जी। तो देयरफॉर टोटल एनर्जी, तो टोटल जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, इन दोनों का सम होगी, तो दोनों का सम होगी, तो ई टोटल इक्वल्स टू हो जाएगा ई काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी वैल्यू कितनी है, वो है जेड ई स्क्वायर अपॉन 8πε0 आर एन, और ये जो वैल्यू है वो कितनी है, जेड ई स्क्वायर अपॉन ये कितनी है 4πε0 और इंटू आर एन। ठीक है, तो अब ये वैसा हो गया, वन में से हाफ गया तो हाफ बचा, तो यहां पर हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, ये बचेगा माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन ये बच जाएगा 4πε0 आर एन, ये हमारे पास वैल्यू बच जाएगी। ठीक है, हमारे पास क्या वैल्यू बच जाएगी, जेड ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 और आर एन, ये हमारे पास वैल्यू बनेगी, बचेगी यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर आर एन की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम ये लिख लेंगे कि वी नो दैट आर एन। अब आर एन की वैल्यू क्या थी, आर एन की वैल्यू जो आपने यहाँ पर रखी थी, कौन सी वैल्यू निकाली थी आपने, ये वाली 4πε0 n स्क्वायर एच कट स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमें रखनी है यहाँ पर, किसकी जगह, ये वैल्यू रखनी है हमें यहाँ पर आर एन की जगह। तो आर एन की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे, तो आर एन की वैल्यू क्या है, आर एन की वैल्यू है 4πε0 एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन एम जेड ई स्क्वायर, अपॉन एम जेड ई स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ई टोटल की जो वैल्यू हमारे पास बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी हमारे पास कट पिट कर माइनस, ये बन जाएगी एम ई पावर 4, फिर बन जाएगा 32 पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा ε0 स्क्वायर एच कट स्क्वायर, और यहाँ हमारे पास हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब ये वाली जो वैल्यू लिखी हुई है एम ई पावर 4 अपॉन 32 पाई स्क्वायर ε0 स्क्वायर और एच कट स्क्वायर, ये जो पूरी वैल्यू लिखी हुई है ये कांस्टेंट के बराबर है, और इसकी वैल्यू हम कितनी रखेंगे 13.6। तो ये जो पूरी की पूरी वैल्यू लिखी हुई है, ये वाली वैल्यू ये कांस्टेंट के बराबर है ना, इक्वल टू कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू किसके बराबर होगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास जो nth एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा टोटल एनर्जी का -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब ये याद रखना, आप याद रखोगे तो फायदे में रहोगे, चीजें आपकी जल्दी जल्दी सॉल्व होंगी। तो ये हमारे पास जो है, जो सेकंड हमें निकालना था क्या, जो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी का, वो हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा गया है डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट और ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पर रेशो निकालना है। तो थर्ड क्वेश्चन जो है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम V1 की बात कर लेते हैं। तो वी नो दैट कि जो V है, V उसकी वैल्यू होती है एच कट अपॉन एम ए नॉट, और ये बराबर है जेड अपॉन एन। तो फॉर हाइड्रोजन एटम in its ground state
तो हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट के लिए, तो सबसे पहले हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू 1 और ग्राउंड स्टेट मतलब N की वैल्यू 1। तो V1 की जो वैल्यू है वो हो गई h कट अपॉन ma0। V1 की वैल्यू हो गई h कट अपॉन ma0 और a0 हम ये जानते हैं ऑलरेडी, हमने निकाला था 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये हमने वैल्यू निकाल ली थी ऑलरेडी। तो ये a0 की वैल्यू हो गई। तो अब हमें रेशो निकालना है। वी नीड टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट क्या निकालना है हमें, V1 अपॉन C। तो V1 की वैल्यू हो गई h कट अपॉन ma0 और इसको C से डिवाइड कर दिया। h कट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.055 इंटू ये होता है 10 पावर माइनस 34। m लेना है आपको इलेक्ट्रॉन का, तो ये हो जाएगा 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31। a0 की वैल्यू 0.529 इंटू 10 पावर माइनस 10 आर्मस्ट्रॉन्ग में होता है, और स्पीड जो है वो हो जाएगी 3 इंटू 10 पावर 8। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1/137। इसको आप याद भी रखना, इसको अल्फा से डिनोट किया जाता है। जो ये रेशो है इसको अल्फा से डिनोट किया जाता है। तो ये जो रेशो है इसको लिखा जाता है अल्फा, और इसको बोला जाता है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। इसको बोला जाता है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, इसको बोला जाता है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, ये याद रखना भाई। इसको बोला जाता है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट अल्फा, इसकी वैल्यू होती है 1/137। ये एक फंक्शनल कांस्टेंट है और डायमेंशनलेस है। इट इज अ फंक्शनल कांस्टेंट एंड डायमेंशनलेस। इट इज अ फंक्शनल कांस्टेंट एंड डायमेंशनलेस। और क्या होता है ये, और होता है ये डायमेंशनलेस। फंक्शनल कांस्टेंट है और डायमेंशनलेस होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जो है वो वेवलेंथ निकालनी है ना। तो वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले वापस से वही हमें किसका फॉर्मूला यूज करना है, वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर है, वो बराबर है h कट z अपॉन ma0n। तो फॉर हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट, फॉर हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट में z की वैल्यू हो गई 1 और n की वैल्यू हो गई 1। तो यहां से हमारे पास V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी h कट अपॉन ma0, और a0 की वैल्यू हमें पता है कितनी लेनी है, 0.529 लेनी है। अब हमें वेवलेंथ निकालनी है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होता है वो होता है h अपॉन p। तो वेवलेंथ, तो द वेवलेंथ associated with the electron, कौन सी वेवलेंथ है ये है डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो वेवलेंथ होती है h अपॉन p। वेवलेंथ जो है उसको हम लिखते हैं h अपॉन p, और हमसे फर्स्ट ऑर्बिट में निकलवा रहे हैं तो ये λ1 हो जाएगा। h अपॉन p इसको हम लिख देंगे mv1। तो ये h अपॉन m और v1 जो है उसको हम लिख देंगे h कट, और ये हो जाएगा ma0। तो m से m कट गया, यहाँ पर m से m कट जाएगा, और h कट जो है उसकी जगह आप लिखोगे, ये तो बन गया ha0, और इसकी जगह लिखोगे h अपॉन 2 तो h से h ये कट गया, तो लैम्बडा की वैल्यू बन जाएगी 2 पाई a0। तो यहां से λ1 की वैल्यू बन जाएगी 2 पाई a0। तो ये किसके बराबर हो गया, सरकमफेरेंस के बराबर हो गया, है ना। किसके बराबर हो गया, सरकमफेरेंस के बराबर हो गया। तो यहां से जो रेशो है, जो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फर्स्ट ऑर्बिट के लिए और रेडियस का जो रेशो है वो किसके बराबर आ रहा है, 2 पाई के बराबर आ रहा है। ठीक है, किसके बराबर आ रहा है, 2 पाई के बराबर आ रहा है। और अगर मैं nth के लिए करूंगा इसको, तो ये हो जाएगा लैम्बडा n अपॉन आर एन इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन n। ठीक है, तो रेशो हमें निकालना है, तो हमें निकालना है रेशो। तो लैम्बडा अपॉन a0 ये किसके बराबर आ गया, ये 2 पाई के बराबर आ गया। इसके बराबर आ गया 2 पाई के बराबर। और हमें पूछा गया था रेशो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड बोहर रेडियस। तो वो जो रेशो है वो किसके इक्वल आ गया, 2 पाई के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया,
2 पाई के इक्वल आ गया। और अगर हमें ये nth बोहर ऑर्बिट के लिए निकलवाया जाता तो यहां पर होता लैम्बडा n अपॉन आर एन। क्या हो जाता? लैम्बडा n अपॉन आर एन। और उसके अलावा जो वेलोसिटी से रेशो बनता वो बनता 2 पाई अपॉन n। तो मैं यहां लिख भी देता हूं फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ, फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ, for de Broglie wavelength of the electron, de Broglie wavelength of the electron in nth Bohr orbit, in nth Bohr orbit is, ये होता है lambda n इक्वल्स टू, ये बनेगा 2 पाई आर एन अपॉन एन। तो ये किसके लिए हो जाएगा? ये nth ऑर्बिट के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है जो हमने 4 क्वेश्चन देखे, और इनको इस तरह से आपको सॉल्व करना है। सारे स्टेप्स आपको इजीली अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।